नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं लोक भारती हिंदी इसका 5वां अध्याय ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यह लेकर आई हूँ। यह अध्याय आपके इकाई 2 में से लिया गया है और इसका स्वाध्याय मैंने अभी तक नहीं डाला था। इसका एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और आगे देखिए, आज इसके स्वाध्याय को देख लेते हैं। तो आपको स्वाध्याय दिया गया है पेज नंबर 72 के ऊपर, और इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से है कि संजाल पूर्ण कीजिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में दिया है शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं, और शास्त्री जी की जो स्वभावगत विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत हमने इस तरीके से यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि ईमानदारी पहली विशेषता, दूसरी विशेषता सादगी, तीसरी सरलता और चौथी है दूसरों की मदद करना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है परिणाम लिखिए। तो परिणाम लिखिए में आपको क्वेश्चन आता है कि सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का परिणाम, यानी जब राष्ट्रपति जी ने दरवाज़ा बजाया तो उनके बच्चों के ऊपर उस समय क्या परिणाम हुआ। तो उसका परिणाम ये हुआ, यानी परिणाम यानी रिजल्ट है ना। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि नींद टूटना और तेज़ आवाज़ में बोलना। उनके लड़के की जो है नींद टूटी और वो तेज़ आवाज़ में बोलने लगा, कौन है। और दूसरा था कि पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई वहाँ रुक न सके और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। इसका प्रश्न ये है कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का क्या परिणाम हुआ। तो वो परिणाम हुआ कि पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई वहाँ रुक न सके और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम लिखिए। तो पाठ में प्रयुक्त गहने हैं चढ़ावे का 5 ग्राम सोने के गहने, टीका, नथुनी और बिछिया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, वर्ण पहेली। और वर्ण पहेली के अंतर्गत आपको दिया है विलोम शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढिए। इस पूरे आपको इस चौखट में से जो है क्या करना है, तो मतलब अपोजिट वर्ड्स जो है वो ढूंढना है आपको, है ना, विलोम शब्दों की जोड़ियाँ। अब जैसे पहला हम देख सकते हैं कि सुख, सुख का दुख, प्रसन्न, प्रसन्न से अप्रसन्न, उसके बाद में बुरा, बुरे का उल्टा हो जाएगा भला, और उपयोग, उपयोग का विलोम अर्थात उल्टा अर्थात अपोजिट जो हो जाएगा दुरुपयोग। ठीक है, तो उपयोग दुरुपयोग, उपयोग दुरुपयोग नहीं, सॉरी, यहाँ पे सदुपयोग और दुरुपयोग होगा। तो यहाँ जो ये जो उपयोग मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे आप लिखिएगा सदुपयोग। ठीक है, सदुपयोग का जो है उल्टा दुरुपयोग। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये जो यहाँ लिखा है ये रॉन्ग है, ये वाला जो है ये सही है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पर जो असल गहना है वह तो इस वाक्य से अभिप्रेत भाव में लिखिए, भाव लिखिए। तो यहाँ पे इसका भाव इस तरीके से लिखना था कि ये राष्ट्रपति की जो पत्नी है वो कहती हैं कि मैंने अपने सारे गहने मेरे पति के कहने पर जो है उनके भाई के बिज़नेस में जो हानि हुई थी उसकी पूर्ति के लिए दे दिए। और जब मेरे पति ने मुझसे ये पूछा कि मैं तुम्हें किसी तरह का कोई सुख नहीं दे पाया, और उल्टा जो गहने तुम अपने मायके से ले आई थी वो भी सारे गहने मैंने तुमसे ले लिए, पर तुमने एक शब्द न कहा। तो यहाँ पर जो है उनकी पत्नी कहती है कि मैंने सारे गहने दे दिए तो क्या, लेकिन मेरा जो असली गहना है वह तो आप है। अर्थात जो राष्ट्रपति है वो उनके पति है, और वो बोलती हैं कि आप ही तो मेरा असली गहना है, और इसीलिए जो है मुझे वो गहने जो है वो जाने का कुछ भी ज़रा भी दुख नहीं है। तो इसको आप जो है पेज नंबर 71 के ऊपर आप देख सकते हैं। पेज नंबर 71 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के गुणों का या स्वभाव का जो है पता पड़ता है। तो क्या पता पड़ता है हमें, किस बात का पता पड़ता है, इनके गुणों का और इसका, तो हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से पता पड़ता है। तो पहला गुण तो हमें ये पता पड़ता है कि खादी के कपड़ों से उनको लगाव था, है ना, ये वाला गुण हमें पता पड़ता है। पहला गुण, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए कि पहला गुण था खादी के कपड़ों से उनके लगाव का पता पड़ता है, दूसरा गुण था कि उनके किफ़ायत से रहने का हमें पता पड़ता है इन चीज़ों से। ठीक है, इसी तरीके से 7वां नंबर जो क्वेश्चन
क्वेश्चन और पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। इसके अंतर्गत दिया गया है और वो आपको पहला आएगा कि परिमाण क्या क्या यूज़ किए गए। परिमाण आपको मालूम है ना, परिमाण सूचक वाक्य। अब परिमाण सूचक विशेषण होते हैं ना, परिमाण सूचक विशेषण यानी जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ में आकर उनकी विशेषता को बताते हैं, ऐसे परिमाण सूचक विशेषण होते हैं। ठीक है, जो संख्या के रूप में बताते हैं। निश्चित अनिश्चित होते हैं ये, है ना। तो जैसे अब ग्राम, किलोमीटर, पैसे, ये सब क्या हो गए, निश्चित हो गए, है ना। कुछ होते हैं अनिश्चित, जैसे लीटर वगैरह, जो हम थोड़ा सा, कुछ, बहुत, ये सारे हो गए अनिश्चित। तो हम यहाँ पे देखते हैं ग्राम पहला आएगा परिमाणों की सूची में, ग्राम, कॉमा किलोमीटर, कॉमा पैसे, फिर 5.5 और 5.25, ये एकदम निश्चित अमाउंट हमें बताई गई है, तो ये निश्चित विशेषण हो गए। ठीक है, निश्चित परिमाण सूचक विशेषण। दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे पल, मिनट, बजे, सप्ताह, महीना। और इसके आगे हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उसका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हाँ, यहाँ पर के 2 अर्थ इस तरीके से हम दे सकते हैं कि पर के 2 अर्थ होते हैं, पर के 2 अर्थ इस तरीके से आप दे देंगे कि पर के अर्थ है पक्षी के पंख, और एक पर का मतलब होता है परंतु, किंतु, लेकिन, इस तरीके से हमने इसके वाक्य बनाए हैं कि पंछी के पर उड़ने में उसकी सहायता करते हैं। तो एक पर हमने यहाँ पर ये वाला यूज़ कर लिया। और दूसरा हमने बनाया है कि मैंने उसे फ़ोन किया पर उसने उठाया नहीं। तो ये पर का यहाँ पे मीनिंग सीधा सीधा होता है किंतु, परंतु, लेकिन। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा अभिव्यक्ति का जो क्वेश्चन है कि सादा जीवन और उच्च विचार, तो उसको हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार में आप क्या लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सादा जीवन का अर्थ है कि मनुष्य हर प्रकार की स्थिति में अपने आप को संतुष्ट बनाए रखे, यानी सेटिस्फाइड बनाए रखे। ऐसे लोग जो हर परिस्थिति का सामना करना जानते हैं और अनावश्यक सुख सुविधाओं को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, वे सीमित साधनों में भी खुश रहते हैं। थोड़ा सा इधर जो है कट गया है, आप यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान रखिए, सीमित वगैरह, है ना। तो इस तरीके से फिर आप अच्छे से लिख पाएंगे। यहाँ ऊपर वाली लाइन में है अनावश्यक, इस तरीके से। वे केवल जीवन उपयोगी वस्तुओं को ही अपने जीवन का आधार बनाते हैं। ईमानदारी, सरलता और सादापन इनके जीवन का अभिन्न अंग होता है। हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति भी इतना सादा जीवन जीते थे कि उन्होंने कभी भी राष्ट्र की संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति नहीं माना। हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, है ना। और इन्होंने जो भी सरकार ने इनको दिया है उस चीज़ का इन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए उपयोग नहीं किया, और जब इनके बच्चों ने किया तो उन्होंने वो पैसे भी भरे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो सादे लोग होते हैं वो रहते बड़े सादे हैं। ईमानदारी और सरलता इनके जीवन का जो होता है अभिन्न अंग होता है, और यही इनको भीड़ में भी अलग बनाता है। ये विलासिता की वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होते, यानी उसमें भी अपने कर्तव्य ढूंढते हैं, अपनी ड्यूटी ढूंढते हैं, है ना। ये बताते हैं कि ये चीज़ जो है मुझे कोई विलासिता के लिए मिली हुई नहीं है, आराम करने के लिए मिली हुई नहीं है, बल्कि अगर मुझे बड़ी सी गाड़ी मिली है तो ये इसलिए मिली है ताकि मैं जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंच पाऊं और जल्दी से जल्दी अपने कार्यों को कर पाऊं, शुरू कर पाऊं, पूरा कर पाऊं, इस तरीके से। इसलिए उन चीज़ों का तो जो मतलब कहने का यहाँ ये है कि जो ईमानदार लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ को, जब उन्हें सुख सुविधा की कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको इस तरीके से लेते हैं कि इसके कारण हमारे समय की बचत होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा देश के प्रति हमारा कर्तव्य निभा पाएंगे। ऐसे कई महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, गांधी जी, आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। और भी दूसरे हमारे देश में हुए जिनके उच्च विचारों ने हमें और हमारे देश को उन्नत और प्रगत किया, और इन सभी का जीवन जरूर सादा था पर इनके विचार उच्च थे। इसके आगे आप यहाँ पर जो है एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक सादा जीवन और उच्च व्यवहार
उच्च विचार इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिनको हमने देखा है कि हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। परंतु संसार में अधिकांश लोग पैसा, धन, संपत्ति आदि के पीछे भागकर अपने जीवन को अशांत और कलहकारी बना लेते हैं। धन दौलत उन्हें शांति नहीं दे पाती, जीवन का सच्चा आनंद नहीं दे पाती। सच्चा आनंद तो सादगी के साथ उच्च विचारों को सहेजने में ही होता है, यह वे भूल जाते हैं। और इसीलिए मनुष्य को फिर से सादे जीवन की तरफ और उच्च विचारों की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। तो आगे का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हमने अभी ये किया सादा जीवन उच्च विचार। अब देखते हैं भाषा बिंदु। भाषा बिंदु के अंतर्गत आप देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए। तो पहला आपको दिया है, करामत अली गाय अपनी घर लाई। तो यहाँ लिखा हुआ प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियाँ हैं, तो 2 अशुद्धियों को हमको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे करामत अली गाय अपनी घर लाई, तो करामत अली गाय अपने घर ले आया। अपने घर, अपनी की जगह अपने घर ले आया, तो अपने और ले आया ये 2 गलतियाँ इसमें आ गई। उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी, तो उसको, ये पहली जो गलती है उसने, यहाँ इसकी जगह हम लिखेंगे उसको। गाय की पीठ पर डंडे नहीं बरसाने चाहिए थे, डंडे नहीं, ये बरसाने नहीं की जगह नहीं बरसाने चाहिए थे। इस तरीके से हम लिखेंगे, थी की जगह थे। तो ये एक कम से कम 2 गलतियाँ और ज़्यादा भी गलतियाँ इसमें हो सकती है। तीसरा देखते हैं हम लोग, करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी। तो नहीं, करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। यहाँ जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है इस जगह पे आप लिखेंगे उसको। ठीक है, मैं पहले वाले भी आपको जो है बता देती हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या गलतियाँ हैं, ताकि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है अंडरलाइन लगाना भूल गई हूँ। यहाँ लिखा है ना, करामत अली अपने गाय को अपने घर ले आई, तो अपनी की जगह आप अपने लिखेंगे और घर लाई की जगह ले आया। घर वैसे ही रहने देंगे, लाई की जगह ले आया आप लिखेंगे। दूसरे वाक्य में, उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए, तो उसने एक गलती है, गाय की पीठ पर डंडे नहीं बरसाने चाहिए थे, तो नहीं यहाँ पे पहले आ जाएगा और बरसाने इसके बाद में चला जाएगा। चाहिए के बाद में यहाँ थे में भी ये जो थ है इसके अंदर भी यहाँ पर गलती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी। अब यहाँ पे अंडरलाइन आपको दिख रही है, उसकी जगह की लिखना है। आचार्य अपने शिष्यों को मिलना चाहते थे, तो आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे, शिष्यों को नहीं मिलना चाहते थे, शिष्यों से मिलना चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज़ आता है। तो घर में तख्ता रखे जाने की आवाज़ आती है, आवाज़ जो है फीमेल साउंड है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं, लड़के के तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कोई कहना चाहा। तो नहीं, लड़के की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कुछ कहना चाहा। सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे, नहीं, सिरचन को कोई बाल बच्चा नहीं था, नहीं थे की जगह नहीं था। ठीक है, लक्ष्मी की एक झुब्बेदार पूंछ था, लक्ष्मी की एक झब्बेदार पूंछ थी। कन्हैयालाल मिश्र जी बिरला के पुस्तक को पढ़ने लगे, कन्हैयालाल मिश्र जी बिरला की पुस्तक को पढ़ने लगे। ठीक है, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नए पुस्तक को खरीदा। तो यहाँ पे लिखेंगे, डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी, या नई पुस्तक को खरीदा ऐसा नहीं लिख सकते, नई पुस्तक खरीदी। खरीदा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नए की जगह आप ये नई लिख देंगे और को आप काट देंगे, और खरीदा की जगह आप क्या लिखेंगे, खरीदी। ठीक है, इस तरीके से खरीदी आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते, लेखक गोवा को गए, उनकी साथ साड़ू साहब भी थे। नहीं, लेखक गोवा गए, उनके साथ उनके साड़ू साहब भी थे। इस तरह से लिखेंगे। टिळक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी, तो हम यहाँ लिखेंगे, टिळक जी द्वारा एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार सही था,
यानी पहली जो गलती है उसकी जगह आप क्या करेंगे, पहली गलती की जगह ये लिखेंगे, दूसरी गलती की जगह ये लिखेंगे और तीसरी की जगह ये लिखेंगे, जहाँ जहाँ मैंने ये अंडरलाइन लगाई ना इस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। तो रंगीन फूलों की माला, बहुत बहुत नहीं होता है, बहुत हम बोलते समय बोल देते हैं, लेकिन लिखने के लिए बहुत ही होता है। बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। तो बूढ़े लड़के, ये जो यहाँ पे जो लोग हैं ना ये कट जाएगा, है ना। तो बूढ़े लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भर रहे थे, कुएं पर पानी नहीं भर रहे थे, कुएं से पानी भर रहे थे। ठीक है, उसके बाद लड़का, पिताजी और माँ बाजार को गई, नहीं, लड़का कॉमा पिताजी और माँ बाजार गए। ठीक है, बूढ़े, अब यहाँ पे जब आप ये लिखेंगे ना, ये बूढ़े लोग, लड़के और, तो बूढ़े कॉमा, यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे आप कॉमा भी लगाएंगे, बूढ़े कॉमा लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। नेक्स्ट आप देखेंगे, बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। तो बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मज़ा आई। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मज़ा आया। सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। करामत अली के आंखों में आंसू उतर आई। करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है उपायोजित में कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन लिखिए और उसे उचित शीर्षक भी दीजिए। गाँव में लड़कियाँ डैश, सभी पढ़ने में होशियार डैश, गांव में पानी का अभाव डैश, लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना डैश, बहुत दूर से पानी लाना डैश, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना डैश, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना डैश, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना डैश, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना डैश और सफलता पाना। उसके बाद में आपको लिखना है शीर्षक। शीर्षक हम हमेशा कहानी के ऊपर लिखते हैं, है ना। आप अंत में लिख भी सकते हैं, लेकिन ऊपर हेडिंग लिखना हमको ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए हम इसके लिए देख लेते हैं कि आप कहानी किस तरीके से लिखेंगे। अब आप इस कहानी के अंदर देखिए कि जहाँ जहाँ आपको रेड लाइन के डैश लगे हुए, मतलब जो ब्लैक लिखे हुए जो वर्ड्स है वो वैसे के वैसे ही लिखना है, और उसके आगे आपको आपके नए जो है शब्द जोड़ते जाना है और कहानी को पूरा करते जाना है, और वो शब्द अगले इससे जाके जुड़ जाना चाहिए, और हमारी ये जो कहानी इस प्रकार बहुत अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। तो और जहाँ जहाँ हम ये जो रेड कलर का ड्रेस है, इसके जगह पे जहाँ जहाँ हम जो जो लिखते हैं उनके नीचे आपको ये सारे वर्ड, जो गांव में लड़कियां, सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, इनके नीचे हमको अंडरलाइन जो है लगाते जाना है कि हमने इसको कहानी में यूज़ किया है। जैसे शिक्षा का महत्व, लड़कियों, अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग बाद में देंगे। एक छोटा सा गांव था। यह गांव सूखे की मार झेल रहा था। पिछले 3 सालों से यहाँ बारिश नहीं हुई थी। पानी की बड़ी समस्या थी। अब इसमें से हमारा एक शब्द आ गया है कि पानी गांव में पानी का जो अभाव है उसको हमने समस्या लिख दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं पानी का बड़ा अभाव था। घर के बड़े बूढ़े घर के और बाहर के कामों में व्यस्त होने के कारण पानी भरकर लाने की जिम्मेदारी गांव के हर परिवार की लड़कियों पर ही आ गई थी। सभी लड़कियां स्कूल में जाती थी, परंतु स्कूल गांव से बाहर था। वे सभी पढ़ने में बहुत होशियार थी। पानी भरकर स्कूल जाने में उन्हें देर हो जाती थी। वे मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर के कामों में सहायता करना भी जरूरी था। उन्हें रोज़ बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, इसलिए स्कूल भी देर से पहुँचती और पढ़ाई के लिए भी उन्हें बहुत कम समय मिल पाता था। वे रोज़ इस समस्या पर आपस में चर्चा करती थी। उन सब ने मिलकर समस्या को सुलझाने का एक बढ़िया उपाय सोचा और गांव में सभी बड़ों को भी इसमें शामिल कर लिया। वे सब गांव वालों की सहायता से गांव में कुआं खोदने में सफल हो गई। गांव वालों की सहायता से यह असंभव कार्य भी संभव हो गया था। सबके चेहरे सफलता पाकर चमक उठे थे। गांव का कुआं बारिश आने पर पानी से लबालब भर गया था। अब पानी की समस्या समाप्त हो गई थी। इस प्रकार सभी लड़कियों की सूझबूझ और बुद्धिमानी से गांव पानी की समस्या से मुक्त हो गया, और अब सब लड़कियां मन लगाकर अच्छे से पढ़ने लगी और सही समय पर स्कूल पहुंचने लगी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए क्वेश्चन क्या बनता है आपके इसमें कि
आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 69 के ऊपर ये दिया हुआ है लेखनीय में। और क्वेश्चन है कि आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर अपने विचार लिखिए। और वो आप इस तरीके से लिख पाएंगे इसको। मैंने ये ऐसा लिखा हुआ है कि गांधी जी के कथनानुसार उपभोक्तावाद हमारे समाज की नींव को हिला रहा है। आज के समाज की यह एक बड़ी चुनौती बनी है। आज सुख की परिभाषा ही बदल गई है। भोग को ही उपभोग का पर्याय मान लिया गया है। यानी हर व्यक्ति जो है सुख सुविधा के साधन ही जुटाने में जो है लगा पड़ा है, उसी को भोग कहा जाता है, उपभोग कहा जाता है। ठीक है, आज लोग कोई वस्तु इसलिए नहीं खरीदते कि उसकी आवश्यकता है, बल्कि वे समाज में अपनी हैसियत और बड़प्पन दिखाने के लिए अनावश्यक चीज़ों को खरीद लेते हैं। यानी बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें खरीदें, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को दिखाएं कि हमने ये लिया वो लिया, जिससे कि उनकी हैसियत दूसरों के बीच में ज़्यादा बड़ी दिखे। तो इस दिखावे के कारण लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग या तो एक दूसरे के कंपटीशन करके ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें तो ठीक है, और नहीं ले पाते हैं तो वे रिश्तों में दूरी बना लेते हैं कि ऐसे लोगों से जो है रिलेशन नहीं रखना। क्योंकि जो अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश करते हैं, बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हुए कभी छोटों के साथ में संबंध बना के, रिश्ते बना के रहना नहीं चाहते हैं। तो ये दिखावे के कारण क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। रिश्ते नाते लोग निभा नहीं पा रहे हैं। दिखावे के चक्कर में कर्ज पे कर्ज लिए जाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बराबरी करने के चक्कर में कि उसने उसके घर में ये लिया है तो मुझे भी ये चाहिए, इस चक्कर में कर्ज ले लेते हैं। कर्ज फिर वो कर्ज जो है नहीं चुका पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या वगैरह जैसे भी कदम उठा लेते हैं। तो यानी ये जो दिखावा है ये कितना संगीन होता जा रहा है, इसके कितने जो है दुष्परिणाम हमारे ऊपर होते जा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे जो है आपको बताने की कोशिश की है। अब यहाँ देखते हैं, आज ज़रूरत है सादा जीवन और उच्च विचार वाले जीवन की राह पर चलने की, जिससे मनुष्य अपनी अधोगति को रोक लगा सकता है। अधोगति यानी पतन, गिरती हुई स्थिति को जो है रोक लगा सकता है। अपने संस्कार, संस्कृति और रिश्तों को बचाए रखने की ज़रूरत आज के समय में है, जो इस दिखावे के जीवन में कहीं होते ही चले जा रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है संभाषणीय, और ये संभाषणीय आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 71 के ऊपर दिया है कि अनुशासन जीवन का एक अंग है। इसके विभिन्न रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, बता दीजिए। तो देखते हैं, अनुशासन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें जीवन में सही राह दिखाता है। प्रकृति स्वयं अनुशासन में चलती। अब हम यहाँ पे अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो प्रकृति है। अगर आपको कभी भी अनुशासन का उदाहरण देने के लिए आए तो आप सबसे पहला उदाहरण हमेशा प्रकृति का दीजिए। उसमें हम रोज़ देखते हैं वह है सूरज और चाँद, जो अपने सही समय पर उगते हैं और सही समय पर अस्त होते हैं। उसके बाद आता है मौसम या ऋतुएं, जो एक के बाद एक सही क्रम में आती जाती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद में बारिश, बारिश के बाद में जाड़े की ऋतु, इस तरीके से एक के बाद पतझड़ की ऋतु, ये सब एक के बाद एक आती चली जाती है। फिर नदियों का निरंतर बहना है ना, नदियाँ कैसी निरंतर बहती रहती है, वो अपना काम करती रहती है, उसे कोई किसी से लेना देना नहीं है। उसका काम है निरंतर आगे बढ़ते रहना, और वो बढ़ती रहती है, बहती रहती है। वो ये नहीं सोचती कि मैं आगे जाकर जो है खारे समुद्र में मिल जाऊंगी तो मैं आगे न बढ़ूँ, पर उसका तो कार्य है बहना, और वो बहती रहती है। जो उसके रास्ते में आता है उसको पानी पिलाती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। ये सारे हम उदाहरण देखकर लिख सकते हैं। इन सभी से हम अनुशासन के महत्व को समझ सकते हैं। इनमें से कोई एक भी आलस करे या अपना कार्य समय पर ना करे तो हम समझ सकते हैं कि क्या मुसीबत आ जाएगी। अगर सूर्य सही समय पर न निकले तो क्या होगा, अगर चांद न निकले तो रात को क्या हो जाएगा, एकदम अंधेरा, कुछ नहीं दिखेगा। सूरज नहीं निकलेगा तो दिन में अंधेरा हो जाएगा। नदियाँ नहीं बहेंगी तो पानी एक जगह से दूसरी जगह के लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पानी बहकर आगे नहीं जाएगा। अगर मौसम ना बदले तो बारिश नहीं होगी, जाड़ा नहीं पड़ेगा, गर्मी नहीं होगी, खेतों में फसलें नहीं होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मौसम के ऊपर ही तो आधारित होती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सब अगर अपना कार्य समय पर ना करें तो हम समझ सकते हैं क्या मुसीबत आ जाएगी। इन्हीं के जैसा हमें भी अपना जीवन अनुशासित ढंग से जीना चाहिए। अनुशासन और आज्ञा का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है। अनुशासित व्यक्ति हमेशा आज्ञाकारी भी होता है, क्योंकि अनुशासन में रहना यानी आज्ञा का पालन करना, सीधी सी बात है। आप स्कूल में क्या करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, आप स्कूल की आज्ञा का पालन करते हैं, है ना। हम अपने देश की सेना,
जल, थल और वायुसेना सबको देख ले। अनुशासन और आज्ञा पालन के दम पर ही वे बड़े से बड़ा पराक्रम हमको करके दिखाते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन जरूरी है, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो या फिर व्यावसायिक जीवन हो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे भी हमको अनुशासन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर हमारा पारिवारिक जीवन ही क्यों ना हो, परिवार ही क्यों ना हो, चाहे हम स्वयं स्व अनुशासन में भी रहे, इसकी भी ज़रूरत जीवन के हर क्षेत्र में होती है, तभी तो हम सफल हो सकते हैं। यानी स्व अनुशासन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें अपने ऊपर भी अनुशासन लगा के लेना चाहिए, हमें अनुशासन से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम स्वयं अनुशासन में रहेंगे, किसी भी कार्य को करते समय उस अनुशासन के अनुसार उस कार्य को करेंगे तो हमें सफलता जरूर से मिल जाएगी, ये यहाँ पर कहा गया है। तो विद्यार्थियों, अब आपको इस लेसन का जो भी स्वाध्याय है ये खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं बहुत सोचती हूँ कि जैसे ही मैं चैनल शुरू करूँगी मैं आपको बोलूँगी सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ मैं पहले आपको पूरा पढ़ा दूँ और आपको अच्छा लगे, और फिर उसके बाद में मैं आपसे कहूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने मित्रों के साथ में, दोस्तों के साथ में, सहेलियों के साथ में इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। इसी के साथ में धन्यवाद और नमस्ते। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।